हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। आई होप कि पिछला लेक्चर आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके। तो पिछले लेक्चर में हमने 12 क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने सॉल्व कर लिया था। आज हमको क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करना है। ओके। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि मैं हर वीडियो को कहता हूँ, अगर आपको अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके। अगर आप ये करेंगे तो हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि हमारा जो लेक्चर है बच्चों के काम आ रहा है और बच्चे इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। नो। अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, न्यूमेरिकल लगाने का जो सबसे बढ़िया जो तरीका है आपका, ठीक। पहले आप ये जान लीजिए कि क्वेश्चन में क्या दिया है और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, और उसके बाद इसके कौन से फॉर्मूले यूज होंगे उनको आप ट्राई कीजिए कि वो आपको पता चल जाए। अगर ये तीन चीज पता चल जाएंगे तो आप बाकी सब कैलकुलेशन आप आराम से कर लेंगे। ओके। अब इसमें क्या है, इसमें केवल आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है। इससे बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन मतलब कि न्यूमेरिकल टाइप का नहीं है। न्यूमेरिकल टाइप इन द सेंस मतलब इसमें कैलकुलेशन वाली कोई बात यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करना, आपने जो चीज़ें पढ़ी है वहाँ पे आपको क्या करना, वही चीज़ें यूज करना। अब क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, कह रहा है कि फिगर shows track of three charged particle in a uniform electrostatic field given give the sign of the three charges। तो यहाँ पे सिंपली आपको कूलम्स लॉ आपको याद होगा, या सिंपल कूलम्स लॉ मैं बोल रहा हूँ कि दो चार्ज के बीच अट्रैक्शन या रिपल्सन का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा कि सेम चार्जेस रिपेल each other। ओके। एंड अपोजिट चार्जेस attracts each other। बस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस ये, हाँ, ये कंसेप्ट चाहिए। ठीक है कि अपोजिट चार्ज हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और सेम चार्ज हमेशा क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे। तो यहाँ पे थ्री चार्ज पार्टिकल है, आप जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पे वन है। ओके। यहाँ पे चार्ज पार्टिकल वन, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल टू, और यहाँ पे चार्ज पार्टिकल थ्री। दोनों को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में क्या किया है, उसको फेंका गया है। ओके। और तीनों की ट्रिजेक्टरी इस तरह की दी हुई है। तो कह रहा है कि तीनों का हमको क्या करना है, बताना है कि तीनों का सिंबल क्या होगा, मतलब सिंबल इन द सेंस कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा। ठीक है, ये हमको बताना है। तो अब सॉल्व करने के लिए हमको क्या चाहिए, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने नीचे लिखा वही चाहिए आपको। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर वाले में आपका सारे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। सभी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और नीचे वाले में सभी क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, उन चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा जिनका, जिन चार्ज पार्टिकल का जो नेचर होगा नेगेटिव होगा। मतलब पॉजिटिवली चार्ज प्लेट जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करेगा, और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा। तो आप फर्स्ट को अगर देखेंगे, फर्स्ट की तरफ अट्रैक्ट हुआ है पॉजिटिव प्लेट की तरफ, सेकंड भी आपका पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुआ है। ओके। मतलब कि फर्स्ट और सेकंड जो होंगे आपके नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होंगे, इसलिए वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्या हुए हैं, अट्रैक्ट हुए हैं। ओके। क्या लिखेंगे, पार्टिकल वन एंड टू आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। रीजन भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बिकॉज दे गॉट attracted towards negative plate। ओके। इसमें इतना भी लिखने की जरूरत नहीं, बस सिंपली आपको जान लेना है कि फर्स्ट और सेकंड आपका नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। थर्ड की बात करते हैं। सेकंड आपका, सेकंड जो चार्ज पार्टिकल थ्री है, पार्टिकल थ्री, पार्टिकल थ्री इज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। पॉजिटिव क्यों बोला इसको, क्योंकि वो नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुआ है, इसलिए उसको हमने क्या बोल दिया, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। ओके। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल।
ये समझ में आ गया कि नेगेटिव अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव चार्ज सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपल करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट है। तो थर्ड वाला नेगेटिव की तरफ आया तो मतलब वो पॉजिटिव, थर्ड वाला जो चार्ज पार्टिकल है वो पॉजिटिव होगा, और जो फर्स्ट वाला है और सेकंड वाला है वो आपका क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ओके। अब इसमें एक बात और पूछा हुआ है, आप ध्यान से देखें तो पूछ रहे चार्ज टू मास रेशियो, कर रहा है विच पार्टिकल हैज हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। ओके। तो चार्ज टू मास रेशियो मतलब हमको क्या बताना है, ई बाई एम का रेशियो बताना है, ई का ले या क्यू बाई एम की वैल्यू हमको बतानी है। ओके। तो ई बाई एम, हालांकि चार्ज इलेक्ट्रॉन पे हो या पॉजिटिव चार्ज पे हो वो हमारे पास क्या होता है, सेम होता है, बट मास क्या होता है, डिफरेंट होता है। मास क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल अगर मान लो हमारे पास प्रोटॉन है, ठीक है, तो एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इज हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। ओके। तो क्या लिखेंगे, सिंस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस एज कंपेयर टू प्रोटॉन। प्रोटॉन किसको हमने बोला है, पार्टिकल थ्री को। ओके। प्रोटॉन पार्टिकल थ्री को मीन्स एम ई इज लेस देन एम पी, मतलब एम पी इज हाइयर देन एम ई। ओके। देन चार्ज टू मास रेशियो अगर ध्यान देंगे हमारे पास, चार्ज टू मास रेशियो किसका ज़्यादा होगा, किसका ज़्यादा होगा, यानी कि ई बाई एम पी और ई बाई एम ई। मास अगर कम है तो चार्ज टू मास रेशियो भी क्या आएगा, आपका कम आएगा। अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, एज कम्पेयर टू प्रोटॉन कम है, तो इसका चार्ज टू मास रेशियो भी क्या आएगा, कम आएगा। और यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन का मास क्या है, इलेक्ट्रॉन के मास के कंपेरिजन में ज़्यादा है, तो यहाँ पे चार्ज टू मास रेशियो क्या आएगा आपका, ज़्यादा आएगा। ओके। हेल्स। ओके। ई बाई एम पी इज मैक्सिमम। रीजन चार्ज लिख सकते हैं, बिकॉज ऊपर मैंने लिखा हुआ बिकॉज एम पी इज ग्रेटर देन एम ई, यानी कि जिसका मास ज़्यादा होगा उसका चार्ज टू मास रेशियो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, जिसका मास कम होगा उसका चार्ज टू मास रेशियो भी क्या होगा, कम होगा। ओके। या एक तरीके से और भी कह सकते हैं कि इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में जिसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है उसका चार्ज टू मास रेशियो ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं चार्ज पार्टिकल का जो डिफ्लेक्शन है एज कम्पेयर टू पार्टिकल वन एंड पार्टिकल टू ज़्यादा है, इसलिए इसका चार्ज टू मास रेशियो क्या होगा, ज़्यादा होगा। ओके। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में जिसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो उसका चार्ज टू मास रेशियो ज़्यादा। ओके। अब देखते हैं आगे क्या दिया है। कह रहा है कि 14th क्वेश्चन है आपका, कंसिडर द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका दिया हुआ है 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। फिर व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू ए स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर साइड उस प्लेन इज पैरेलल टू द वाई जेड प्लेन। ओके। जिसका प्लेन एक स्क्वायर है, ठीक है, एक हमारे पास स्क्वायर है, उसका जो साइड है 10 सेंटीमीटर है, और उसका जो प्लेन है वाई जेड एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। वाई जेड एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, मतलब कि एक्स एक्सिस के क्या है, परपेंडिकुलर। ओके। तो ध्यान देंगे, तो साइड की वैल्यू कितना दिया है, मान लेते हैं साइड हमारे पास कितना है, साइड को एस से लिख देते हैं, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 10 सेंटीमीटर, मीटर में बदलेंगे तो हमारे पास कितना होगा 0.1 मीटर। ओके। एरिया अगर निकालेंगे तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है, साइड स्क्वायर, तो ये आपका कितना हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर, दैट मीन्स 0.01 मीटर।
स्क्वायर। ओके, एरिया ना तो स्क्वायर हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 10⁻², मीटर स्क्वायर। ओके, तो अब ध्यान देंगे कि हमारा जो स्क्वायर है उसका जो प्लेन है वाई जेड के क्या है, पैरेलल है। वाई जेड के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, मतलब यहाँ पे ध्यान देंगे कि एक हमारे पास स्क्वायर है, उसका जो सिंपली हमारे पास यहाँ पे देखेंगे, एक स्क्वायर है ऐसे। ओके, इसका जो साइड है 10 सेंटीमीटर है, और ये जो है वाई जेड एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। वाई जेड एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो फ्लक्स जो पास होगा वो किधर से पास होगा, ठीक है, वो हमको क्या करना है, निकालना है। तो अगर ये वाई जेड एक्सिस के ये पैरेलल है, इनके वाई जेड प्लेन में है, तो ये जो होगा एक्स एक्सिस के क्या होगा, जस्ट परपेंडिकुलर होगा। एक्स एक्सिस के क्या होगा, परपेंडिकुलर। ओके, मतलब कि इस प्लेन से कोई फ्लक्स पास नहीं करेगा, जो भी फ्लक्स होगा हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग ही पास होगा। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मॉड ले लेते हैं हम लोग, तो आपका सिंपली क्या बचेगा, 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ओके, नाउ फ्लक्स पासिंग थ्रू, नाउ फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। ओके, एक मिनट, वाई जेड एक्सिस के पैरेलल है ना, पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू हो जाएगी, वाई जेड के पैरेलल है, तो ये थीटा की जो वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 0। थीटा वैल्यू 0। ओके, देन ई की वैल्यू कितनी, 3 × 10⁻³ ए की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻², और यहाँ पे कितना हो जाएगा, कॉस 0। कॉस 0 डिग्री वैल्यू 1। तो अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 0.3, 0.3। ठीक है, और फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, ई इंटू ए, ई इंटू ए। याद नहीं हो तो मैं याद दिला देता हूँ, ई ए न्यूटन पर कूलम या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये क्या हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा, जो कि इस प्लेन से पास हो रहा है। ओके, एक्स एक्सिस तो इसके परपेंडिकुलर है, और वाई जेड इसके क्या है, जस्ट पैरेलल है। वाई जेड इसके क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो जो फ्लक्स होगा हमारा इस स्क्वायर से जो पास होगा फ्लक्स, वो क्या होगा हमारे पास, 0.3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होगा। ओके, एक्स एक्सिस से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा, एक्स एक्सिस के अलावा कोई फ्लक्स पास नहीं होगा, जिसमें मैंने पहले बोला था इसी से पास होगा। बट वाई जेड के पैरेलल है, तो वाई जेड के पैरेलल हमारा क्या होगा, फ्लक्स पास। ओके, अब ध्यान देंगे नेक्स्ट, अगर करा कि नॉर्मल टू द प्लेन, यानी कि इस वाई जेड से अगर मान लो हमारे पास ये जो प्लेन है 60 डिग्री एंगल अगर बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ अगर 60 डिग्री एंगल बना रहा है, तब फ्लक्स कितना पास होगा, उसको क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो फॉर्मूला लिखा था उसी फॉर्मूला को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। क्या होगा, ई ए कॉस थीटा। ई की वैल्यू पता है, 3 × 10⁻³ इसका वैल्यू 10⁻⁻², कॉस 60 डिग्री। तो इन दोनों को सॉल्व किया था तो हमारे पास कितना आता है, 0.3। और कॉस 60 डिग्री वैल्यू आपका 1/2, तो कितना हो जाएगा, 0.15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके, दिस इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस। ओके, और कह सकते हैं स्क्वायर, स्क्वायर से पास होने वाला आपका क्या है, फ्लक्स है। अब इसी क्वेश्चन नंबर 15 भी है आपका, कर व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सरसाइज 1.14। अगर एक क्यूब हो, ठीक है, एक क्यूब है, तो उसका जो साइड 20 सेंटीमीटर है, सो ओरिएंटेड दैट इट फेसेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, यानी कि इसके जो प्लेन है, ठीक है, वो कोऑर्डिनेट्स के क्या है, पैरेलल है। कोऑर्डिनेट के क्या है, पैरेलल है। तो इसको कुछ इस तरह समझिए कि हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे,
ऐसे हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसमें हमने क्या कर दिया, कोई क्यूब रख दिया, ठीक है। इस क्यूब का जो साइड है आपका 20 सेंटीमीटर है। तो इससे पास होने वाला, इस क्यूब का जो साइड है 20 सेंटीमीटर है, ओके। तो इस क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स की वैल्यू हमको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। इस क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। व्हाट इज द नेट फ्लक्स थ्रू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अगर ध्यान से इस फिगर को अगर देखेंगे, तो इस सरफेस पे कुछ फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, ठीक है। तो इसके इस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स की वैल्यू कुछ होगी, ठीक है। अब फिर इस सेकेंड वाले सरफेस से, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट पैरेलल है, वहां से कुछ क्या हो रही है, एग्जिट कर रही है। क्या कर रही है, एग्जिट कर रही है। तो नेट फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब कितना होगा, ओके। तो नेट फ्लक्स 15 का आंसर बता रहे हैं। नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब, ओके। क्या लिखेंगे, तो जितना अमाउंट में फ्लक्स इंटर कर रहे हैं, उतने ही अमाउंट में हमारा फ्लक्स क्या हो रहा है, एग्जिट कर रहे हैं। तो नेट फ्लक्स आपका कितना हो जाएगा, जीरो। नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो, ओके। क्यूब क्या लिख सकते हैं, विल बी जीरो एज फ्लक्स, ओके। इस सरफेस को हम बोल देते हैं सरफेस वन, इस सरफेस को बोल देते हैं सरफेस टू। फाइव वन इक्वल टू फाइव टू, ओके। फाइव वन इक्वल टू फाइव टू, देन नेट फ्लक्स फाइव वन, ओके, प्लस फाइव टू। तो फाइव वन आपका एंट्रिंग एंट्री है, ठीक है। ये आपका एंट्रिंग है और ये आपका क्या है, एग्जिट कर रहा है, ठीक है। तो एंटर करने वाली फ्लक्स जो होती है आपकी क्या होती है, नेगेटिव, ठीक है। इसको फाइव वन इक्वल टू फाइव मान लेता है। और ये आपका एग्जिट कर रहा है वो फ्लक्स फाइव। तो नेट फ्लक्स आपका कितना हो गया, जीरो, ओके। एंटर करने वाली फ्लक्स नेगेटिव और एग्जिट करने वाली फ्लक्स पॉजिटिव, दोनों का सम करेंगे तो आपके पास नेट फ्लक्स कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो दो क्वेश्चन थे इससे रिलेटेड। एक स्क्वायर के पैरेलल मतलब इसके एक स्क्वायर था, वाई जेड के पैरेलल प्लेन से कितना फ्लक्स पास हो रहा था वो हमको फाइंड करना था, और एक क्यूब को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो वहां से कितना फ्लक्स पास होगा वो हमको निकालना था, ओके। तो दोनों हमने देख लिया यहाँ पे। हाँ, अगर वो क्वेश्चन समझ आ गया तो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। ये आपके गॉस लॉ पे बेस्ड है। तो वो कह रहा है कि केयरफुल मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड at the surface of a black box indicate that net outward flux through the surface of a box of this, okay। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आपको दी हुई है, ठीक है। कि एक ब्लैक बॉक्स है आपका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना पास हो रहा है, एक ब्लैक बॉक्स है उससे आपका इतना फ्लक्स पास हो रहा है, ठीक है। करेक्ट कि व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स, बॉक्स के इनसाइड कितना चार्ज है वो आपको क्या करना है, पता करना है। ए का सोल्यूशन आपका कितना हो जाएगा। क्वेश्चन की बार और मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस ऑफ ए ब्लैक बॉक्स इंडिकेट दैट द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स, ओके। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस बॉक्स से पास हो रहा है तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन जा रहा है। तो ब्लैक बॉक्स से पास होने फ्लक्स वैल्यू कितना दिया आपके, फाइव की वैल्यू आपको दिया हुआ है 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। पूछ रहा है कि व्हाट इज द नेट चार्ज, क्या पूछ रहा है आपका, क्यू नेट आपसे पूछ रहा है। गॉस लॉ को आपको याद हो, ठीक है। तो नेट फ्लक्स थ्रू एन इनक्लोज सिस्टम इज इक्वल टू कितना होता था, ठीक है। तो गॉस लॉ का फॉर्मूला भी लिख देते हैं, गॉस लॉ, ओके। कितना होता, फाइव इक्वल टू क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमसे क्या पूछ रहा है, नेट चार्ज पूछ रहा है, नेट चार्ज पूछ रहा है, ओके। तो क्यू नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, फाइव इंटू एप्सिलॉन नॉट। फाइव की वैल्यू कितनी है आपकी, फाइव की वैल्यू कितनी है, 8 × 10⁻³
एप्सिलॉन की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है? 8.85 10⁻12। ओके, जो भी यूनिट होगा, यूनिट हम लिख लेंगे बाद में। ओके, बट लास्ट में हमारे पास क्या आएगा? सॉल्व होने के बाद कूलम ही आएगा, क्योंकि चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे इनका, इनका हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 8 5 जा 40 हो जाएगा, 8 8 जा 64, 64 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 68, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 प्लस 8 74। ओके, इंटू 10⁻⁹ ओके, 74.8 into 10⁻⁹ okay, this is the charge enclosed by the black box. Okay, this is charge enclosed by the black box. Okay, now correct, if the net outward flux through a surface of the box where zero, करा कि अगर उस बॉक्स से पास होने जो आउटवर्ड फ्लक्स है वो अगर आपका जीरो है, तो करा कि कुड यू कंक्लूड दैट देयर वाज नो चार्ज इनसाइड द बॉक्स, व्हाई और व्हाई नॉट? ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, जैसा कि गॉस लॉ हमने पढ़ा हुआ है कि करा कि किसी कोई यहाँ पर सरफेस है, इस तरह का मान लीजिए क्यूबिक सरफेस है, इसके इस सरफेस से, ठीक है, पास होने जो फ्लक्स है वो आपका क्या है? जीरो। पास होने फ्लक्स क्या है? जीरो। तो कह रहा है कि आप कैसे कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा? ओके, तो इसको इसमें क्या रीजन देंगे हम लोग? यहाँ से फ्लक्स तभी पास होगा जब चार्ज हमारे पास इन साइड में क्या होगा? मौजूद रहेगा। मतलब कि अगर उस क्यूबिक बॉक्स के अंदर, अगर क्यूबिक बॉक्स के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, तभी हमारे पास फ्लो होने वाला जो फ्लक्स होगा आपका क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, अदरवाइज अगर कुछ भी अगर सब अमाउंट ऑफ चार्ज अगर अवेलेबल है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे चार्ज जीरो नहीं होगा। अगर यहाँ पे चार्ज है, ठीक है, तो यहाँ से पास होने वाला फ्लक्स आपका जीरो नहीं होगा। अगर यहाँ पे चार्ज अवेलेबल नहीं है, जैसा कि यहाँ पे अगर क्यू यहाँ पे क्या है? जीरो, तो फ्लक्स भी कितना हो जाएगा? जीरो। ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक है आपका कि अगर चार्ज है तभी फ्लक्स होगा, अगर चार्ज इनसाइड द बॉक्स नहीं है तो आपका चार्ज क्या, फ्लक्स क्या हो जाएगा? जीरो। ओके, तो आई थिंक समझ में आया होगा कि अगर इस बॉडी से पास होने फ्लक्स आपका क्या है? जीरो है। इस बॉडी से फ्लक्स पास होने फ्लक्स जीरो है, मतलब कि उस सिस्टम के अंदर, उस बॉक्स के अंदर कोई भी चार्ज अवेलेबल नहीं है। अगर चार्ज अवेलेबल है तो फ्लक्स कभी भी जीरो नहीं होगा। ओके, तो चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं, इफ, एक मिनट, if there is no charge inside the box, then flux through the surface of the box will be zero, will be zero. Okay? As given in the question, as given in the क्वेश्चन में ही दिया गया है। तो अगर कोई चार्ज नहीं है तो हमारा फ्लक्स कितना होगा? जीरो होगा। बट if there is some amount of charge present inside the box, then flux, then the amount of flux passing through the surface, passing through the surface
will never be zero. Okay, that is if q equal to 0, then फाइव इक्वल टू जीरो। अगर चार्ज नहीं है तो फाइव इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। बट इफ क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, देन फाइव नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब अगर क्यू अवेलेबल है तो फाइव कभी भी जीरो नहीं होगा। ओके, तो ये सिंपल सा रीजन है, आप इसको कर सकते हैं। नो, अगला जो क्वेश्चन है आपका, ए पॉइंट चार्ज 10 microcoulomb is a distance of 5 centimeter directed above the center of a square at 10 centimeter as shown in the figure. What is the magnitude of electric flux through the square? Okay. Correct. Think the square of a is one face of the cube with is 10 centimeter. Okay. मतलब कि एक हमारे पास क्या है, एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, हाफ 10 माइक्रोकुलम इज तो 10 माइक्रोकुलम का यहाँ पे क्या है, चार्ज है। 10 माइक्रोकुलम का इस पे क्या है, चार्ज है। अब इसका जो स्क्वायर को मान लीजिए कि एक क्यूब का कोई साइड है, इस क्यूब का एक साइड जो आपका कितना है वो 10 सेंटीमीटर का है। अब इसके कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर एबव एक कोई मान लीजिए पॉइंट पी है, ठीक है, वहां पे अ, एक मिनट, यहाँ समझे, 10 माइक्रोकुलम का चार्ज आपका यहाँ नहीं है। 10 माइक्रोकुलम का चार्ज इस पॉइंट पी पर है। 10 माइक्रोकुलम का चार्ज आपका इस पॉइंट पी पर है। और आपका एक क्यूब का एक साइड आपको दिया हुआ है, क्यूब का एक साइड दिया हुआ है। करें इस क्यूब की एक साइड से पास होने वाले फ्लक्स का अमाउंट क्या होगा, ये आपको क्या करना है, बताना है। मतलब कि कुछ इस तरह का है, एक आपके पास यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे एक आपका कोई एक सरफेस है। इसको मैं दूसरे तरीके से बना देता हूँ। ऐसे कोई सरफेस है, इसका जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर का है। ओके, तो इस चार्ज यहाँ पे आपका 10 माइक्रोकुलम का, तो यहाँ से पास जो भी फ्लक्स पास होगा वो कितना पास होगा, वो आपको क्या करना है, काउंट करके बताना है कि उस सरफेस से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 माइक्रोकुलम का चार्ज है, तो इस सरफेस से पास होने वाले फ्लक्स की वैल्यू, ठीक है, इनके फाई आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो क्या क्या गिवन है, आपका गिवन है क्यू, आपका गिवन है 10 माइक्रोकुलम। 10 माइक्रोकुलम है तो इसको बदल लेते हैं, 10 × 10⁻⁶ कुलम। ये आपका चार्ज हो गया, कितने डिस्टेंस पे है, 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। ओके, और इस सरफेस से पास होने फ्लक्स को क्या करना है, कैलकुलेट करना है, जो कि एक क्यूब का एक पार्ट है। तो क्यूब में कुल कितने सरफेस होते हैं, क्यूब हैज 6 सरफेस, क्यूब हैज 6 सरफेस। ओके, तो एक क्यूब से पास होने, पूरे क्यूब से पास होने फ्लक्स कितना होगा, नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच साइड ऑफ क्यूब, ठीक है। तो पूरे सरफेस से पास होने फ्लक्स कितना हो जाएगा आपका, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ओके, 5, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 10 × 10⁻⁶, एप्सिलॉन की आपकी वैल्यू है 8.85 × 10⁻12। ओके, सॉल्व कर लेंगे, इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो इसको एक बार इसको कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं कर रहा हूँ, आप भी कर सकते हैं साथ में। 5 = 10 × 10⁻⁶, 8.85 × 10⁻12, तो मैंने सॉल्व कर लिया है। तो मेरा जो आंसर आया आपका 11.29 × 10⁻7। ओके, एक्चुअली 6 आया।
ओके, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो इसको आप देख लेंगे, एक बार करेक्ट कर लेंगे। 3 + 3 6। तो फिलहाल यहाँ पे ये आपका हो जाएगा 1.129 इंटू 10⁻⁴ कितना हो जाएगा 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। हाँ, तो ये तो पूरे क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स था। 1.129 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब हमें क्या करना है, एक सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स निकालना है। तो पूरे सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स पता है, तो एक सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स निकालना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, टोटल सरफेस से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो एक सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स हमको पता चल जाएगा। ओके, क्या लिखेंगे, फ्लक्स पासिंग थ्रू वन सरफेस। क्योंकि क्यूब का एक ही साइड दिया, तुमको एक ही साइड से निकालना है, तो हम क्या कर देंगे, फाई इक्वल टू फाई क्यूब अपॉन 6 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ओके, तो हमारे पास कितना है, 1.129 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई 6। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, पॉइंट हो जाएगा, 6 × 1 = 6, 5 6 8 × 48। ओके, 6 × 6 = 5 4 6 8 × 48 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके, सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 1.88 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके, तो कुल सरफेस से पास होने फ्लक्स हमने निकाल लिया था, टोटल फ्लक्स से, टोटल क्यूब से पास होने फ्लक्स, और एक सरफेस से निकालना, तो वो क्या कर देंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो एक बार आप आंसर मैच कर लेंगे, अगर आंसर में कुछ गड़बड़ होगा तो उसको अपने हिसाब से क्या कर लेंगे, करेक्ट कर लेंगे। ओके, तो आज के कितने क्वेश्चन हो गए देख लेते हैं। आई थिंक यहाँ से हमने स्टार्ट किए थे, नहीं, यहाँ से। ठीक, ये पहला क्वेश्चन था, इसमें पूछा था कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्टिकल कौन कौन से हैं वो बताइए, जिसके शॉट लेते जाएंगे। ओके, सेकंड क्वेश्चन पूछा था चार्ज टू मास रेशियो किसका ज्यादा होगा। थर्ड क्वेश्चन कि वाई जेड एक्सिस पैरेलल एक हमारे पास स्क्वायर है, इस स्क्वायर से पास होने फ्लक्स को क्या करना है, निकालना है। ओके, फिर 60 डिग्री एंगल का एंगल बना रहे हो एक्स एक्सिस से, तब कितना फ्लक्स पास होगा वो हमको क्या करना था, निकालना था। ये हो गया। फिर उसी क्वेश्चन नंबर 15 था कि कोई क्यूब अगर प्लेस कर दे इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, तो उससे फ्लक्स पास होने नेट फ्लक्स कितना होगा, तो एंट्री और एग्जिस्टिंग हमारे पास क्या थे बराबर थे, इसमें नेट फ्लक्स कितना हो गया, 0 हो गया। हम्म, यह भी आपके पास सेम है। ठीक है, कि फ्लक्स दिया हुआ है, आपको चार्ज कैलकुलेट करना है, फ्लक्स दिया हुआ है, चार्ज कैलकुलेट करना है, तो फ्लक्स हमने लिख लिया था, चार्ज हमने कूलम्ब्स लॉ के फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लिया था। ओके, फिर उसी में जो अगला क्वेश्चन था उसका जवाब यहाँ पे है, इसको लिख लेंगे। ये आपका अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। ओके, तो आज का ये लास्ट स्लाइड था, इसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग ये न्यूमेरिकल लगा लेंगे, बाकी आगे के क्वेश्चन ट्राई करेंगे, कोई दिक्कत होगा तो हम लोग आगे देखेंगे। ओके, तो आई होप ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, थोड़ा बहुत क्वेश्चन बचे होंगे, कितने क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो 1.18, 192, 3 4 5 6, ठीक है, मतलब कि 6 क्वेश्चन और बचे हुए हैं जो कि अगले लेक्चर में खत्म हो जाएंगे। ओके, तब तक के लिए इसको देख लेंगे, और अपना जो भी है न्यूमेरिकल वगैरह
आगे के जो भी बचे होंगे उनको ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। ओके। अगर कोई सॉल्व नहीं होता है तो आप कमेंट करेंगे, आप पूछेंगे हमसे, हम आपसे इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके। तो तक अपना ध्यान रखिए सभी लोगों को। ये लास्ट वाला स्लाइड है। वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।